सोनी रंगली, यहाँ रब की मेहर बसे, यहाँ नीर बहे मस्तानड़े, यहाँ पावन पवन बहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। क्योंकि अब मेरी बेटी का मुस्तकबिल आपके बेटे रंजीत सिंह के मुस्तकबिल से जुड़ गया है, इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि रंजीत सिंह की तालीम की जिम्मेदारी आप मुझे सौंप दें। मैं अपना बेटा नहीं दूंगी। आप उसमें अपने शौहर के कातिल का चेहरा भी देख रही हैं सदा कौर, और अब बाप का बदला बेटे से लेना चाहती हैं। राजकौर, राजकौर, अगर मुझे अपने शौहर की मौत का बदला लेना होता तो उसी दिन महासिंह के सर को धड़ से अलग कर दिया होता, जिस दिन उन्होंने अपना सर मेरे सामने झुकाया था। महासिंह सिखों का सबसे बड़ा और ताकतवर सरदार है। वह दल खालसा का सबसे चमकदार सितारा है। अगर हमने उसकी चमक को धुंधला कर दिया तो इसका असर सारी कौम पर पड़ेगा। महासिंह की हार पूरी सिख कौम की हार है। ये लो, ये तलवार, ये तुम्हारे दादा चड़त सिंह की तलवार है पुत्र। वो कहते थे खाल से राज करेंगे और खैबर का दरवाजा हमलावरों के मुंह पर बंद करेंगे। मैं इस तलवार के साथ तुझे वो सपना भी दे के जा रहा हूं पुत्र। बापूजी, वाहिगुरु जी का खालसा। बापूजी, वाहिगुरु जी की फतेह। बापूजी। रंजीते, 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 रंजीते किथे चला गया? बेबे जी, रंजीता। अरे अभी अभी आया था, पैरी पहना किता और शिकार पर चला गया। हो, फिर चला गया। मैं अभी उसे रोकती हूँ। रंजीते, 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 रंजीत। रोक सकती है तो रोक ले। आज तक तो कोई रोक नहीं सका माई देसा के पोते को। जा ले जा नाश्ता। बेबे जी, आपने रोका क्यों नहीं उसे? मुझे तो हर वक्त दुश्मनों का डर सताता रहता है। अभी उम्र ही क्या है इसकी? अरे रंजीत एक अंगड़ाई लेता हुआ हौसला है, और हौसले की कोई उम्र नहीं देखता। याद है तुझे महासिंह के गुजर जाने के बाद जब इसकी गद्दी नशीनी हुई थी तो कुछ लोग आकर बोले,
अरे ये 12 साल का लड़का रियासतें क्या संभालेगा? हम छीन लेते हैं। तो मुझे याद है, रंजीते ने सुन लिया और चुपके से अपना तीर कमान उठा लाया। गुलाब सिंह की पिठ पर रखकर बोला, बोलो कौन सी रियासतें चाहिए? सब लोग डर गए थे। और गुलाब सिंह तो बात बदलकर बोला, अरे भाई हम तो मजाक कर रहे थे। और फिर पता क्या हुआ? रंजीता बोला, अरे मैं भी तो मजाक ही कर रहा हूँ। अरे राजा के लक्षण तो अपने रंजीते में तब से ही हैं। बेबे जी, पुत्र जब राजा बन जाता है तो माँ क्या माँ नहीं रहती? राजकौर, पुत्र जब राजा बन जाता है ना, तो माँ माँ नहीं रहती, राजमाता बन जाती है। शिकार के बहाने अपनी प्रजा से राब्ता भी कायम रहता है और अपनी रियासत पर नजर भी रखता है। पर फिर भी बेबे जी, पुत्र अब जवान हो गया है। तू तो अब ऐसा कर, उसे मेहताब से शादी करने के लिए राजी कर। सुना है मेहताब बहुत सुंदर निकली है। हाय हाय, छोटी सरकार, क्या रूप निकला है आपका। अरे आप नाम की नहीं, सूरत की भी मेहताब हो। चांद का टुकड़ा, खा पी कर। सीधे सीधे बता मत, तो तुझे क्या चाहिए? लो जी, मुझे और क्या चाहिए, बस आपका रहमो करम, खा पी कर। मेहताब, मेहताब पुत्र। जी बेबे जी, आप आ गए। कैसा रहा सफर? अच्छा रहा। गुरु महाराज जी की हाजिरी में जाकर मन को बहुत शांति मिली। देख, मैं अमृतसर से तेरे लिए कपड़े लेके आई हूँ बहुत से। तिये, मैंने तो तेरी शादी की तैयारी शुरू कर दी है। पता नहीं कब गुजरावाला से संदेशा आ जाए। सचमुच शादी के लड्डू खाए ना बहुत दिन हो गए। रानी जी, अब ना आप छोटी सरकार की शादी कर ही दो, खा पी कर। तू चुप कर, जा यहाँ से। लो जी, मैंने ऐसा क्या कह दिया है जो आप इस कदर नाराज हो गई हो खा पी कर? कहा ना जा। बेबे जी, आपको गुजरांवाला के नाम से कुछ नहीं होता, या आप जानबूझकर इस बात को भूल जाना चाहती हैं कि बापूजी की मौत के पीछे उनका ही हाथ था? उन्हीं के साथ लड़ाई में। वो लड़ाई रामगढ़ियों के साथ थी, पर साथ तो सुकर चक्कियों ने उनका दिया था। देख पुत्र, जब मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ तो तू भी उसे भूल जा। नहीं बेबे जी, मैं तो ये बात शायद ना भूल सकूं। पुत्र,
पीछे की तरफ मत देख, आगे की सोच। तू जानती है, जब मैं अकेली पड़ गई थी तो मेरे सामने तेरा भविष्य और रियासत दोनों की चिंता थी। उस वक्त सिर्फ महासिंह ही एक ऐसा बंदा था जिसने हमारी रियासत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, वरना कांगड़े वाला संसार चंद तो आज भी इसी ताक में है कि उसे मौका मिले और वो हमारी रियासत हड़प जाए। और मुझे अकेला समझकर धमकाकर कोई मेरी रियासत हड़प जाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं था। पुत्र, जब से मैंने शुक्र चकियों से ये नए रिश्ते की बात की है, हमारी रियासत की तरफ लालच के बढ़ते कदम रुक गए। तुम बच गई, मैं बच गई और ये रियासत बच गई। बेबे जी, पीछे की तरफ देखने से अंधेरे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा पुत्र। तू आगे की तरफ देख, आगे तेरा सुनहरा भविष्य है। तू गुजरावाला की रानी बनने वाली है। रानी जी, गुजरांवाला से ना दाल सिंह जी आए हैं खा पी के। महासिंह के मामा जी हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और सुनाइए मामा जी, क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ, मगर मैंने आपसे कहा था ना कि हालात ठीक नहीं है। रंजीत पुत्र के पास आपका रहना जरूरी है। क्या हो गया? वही जय सिंह और मोर सिंह की फितरत। रंजीत की रियासत के 5 गांव अपने कब्जे में ले लिए और जबरदस्ती वहां से मालिया वसूल करने लगे हैं। दल सिंह जी, मेरी तालीम ने रंजीत सिंह को शेर बनाया है। वो जानता है दुश्मन को कैसे सबक सिखाना है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो इन भंगी भाइयों को कैसा मुंह तोड़ जवाब देगा। अच्छे घोड़े की यही पहचान है कि वो अपने सवार का इशारा समझे। तुम्हारे घोड़े में अच्छी नस्ल के सारे गुण हैं। खालसा जी, जो कमाते हो क्या इस घोड़े को खिला देते हो, कुछ खुद भी खाया करो। दीवान जी, इनको इनके घोड़े की कीमत दे दी जाए। जी खालसा जी। इकबाल जी। जाओ और आसपास के 10 गांवों के चौधरियों को बुला कर लाओ। लेकिन पुत्र, ये तो चेत सिंह की रियासत है। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ दीवान साहब। उन्होंने हमारे 5 गांव लिए, बदले में 10 देने पड़ेंगे। जाओ इकबाल। जी।
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अरे ये क्या कर रहे हैं? जाओ मंजियां लेकर आओ। बैठ जाओ जी। नहीं खालसा जी, आपके सामने आपके बराबर। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजो, कौन पले कौ मंदे। बैठिए। बैजा जी। गुरुओं से तो मैंने यही सीखा है। और फिर मेरी एक आंख है, मुझे तो सब बराबर दिखाई देते हैं। खालसा जी, हम इस इलाके के गांव के चौधरी हैं। आपके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। राजा से अपनेपन का बर्ताव चेत सिंह और मोहर सिंह की रियासत में नसीब नहीं होता। इसलिए हमें जैसे ही पता लगा आप यहाँ आए हैं, हम आपकी हाजिरी में आ गए और हम चाहते हैं आप हमारे गांव अपनी पनाह में ले लें। भंगी भाइयों के यहाँ तो मालिया का कुछ हिसाब ही नहीं लगता। कभी एक भाई आके मालिया ले जाता है तो कभी दूसरा। 2-2, 3-3 बार मालिया वसूल करते हैं सिंह साहब। आपकी पनाह में खुश भी रहेंगे और महफूज भी। आप चाहें तो ज्यादा क्यों चौधरी साहब? हमारी रियासत में जो सबसे लिया जाता है वही आपसे लिया जाएगा। आज उस पिद्दी की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि उसने हमारे इलाके के 10 गांव हथिया लिए। चेत सिंह, ये तुमने अच्छा किया जो हमें अमृतसर से लाहौर बुला लिया। उस रंजीत के इलाज के लिए हमने एक तरकीब सोच रखी है। इधर आ बैठ। क्या तरकीब है भरा जी? अफगानिस्तान में शाहजमा के पास हमारे एक एलची के हाथ हम पैगाम भेजेंगे और मेरी तरकीब के मुताबिक हम शाहजमा को पंजाब पर हमला करने के लिए दावत देंगे। हम जो पंजाब की इतनी बड़ी ताकत हैं, इस हमले में शाहजमा का साथ देंगे और पूरे पंजाब पर कब्जा कर लेंगे। उसके बाद शाहजमा हमें पंजाब की सूबेदारी देगा और सारे पंजाब पे हमारा राज होगा। रंजीत सिंह हमारे अंगूठे के नीचे रहेगा। आपकी तरकीब तो दमदार है भरा जी। कोई जरूरी नहीं गुलाब सिंह कि शाहजमा तुम्हारी दावत को कबूल करे। अफगानों से तो हम सिख हमेशा ही लड़ते रहे, हमें तो अपनी ही चाल चलनी होगी। कोई चाल है तेरे पास? चाल नहीं होती तो एमवे गुजरात से लाहौर आता। रंजीत सिंह ने चेत सिंह के 10 गांव हथियाने का मंसूबा बनाया है, पर हमें खबर तक नहीं। लानत है हम पर। इसीलिए मैंने एक तरकीब सोची। क्या तरकीब? आप कहें तो जीती जागती तरकीब पेश करूं। मतलब? तरकीब को अंदर बुला। चांद, अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। आपकी तरकीब तो बड़ी सोहनी है भरा जी। पर ये बला है क्या शह?
ये चांद है। लाहौर की हीरा मंडी में इसकी आशिकों की भरमार है। अब से ये हीरा मंडी में नहीं, गुजरावाला में हमारे खबरी बनकर रहेगी और वहां से पल पल की खबर हम तक पहुंचाएगी। क्यों चांद? वो तो ठीक है, पर ये वहां रहेगी कहाँ और किसके पास? हुस्न के सामने तो बड़ी बड़ी तिजोरियां खुल जाती हैं। आपका काम तो मेरी एक अदा का खेल है खालसा जी। रंजीत सिंह के फौज में हमारा पुराना मुलाजम इकबाल है। वो इस चांद का चकोर है। इसने उसे हीरा मंडी के बड़े चक्कर लगवाए हैं। आज तो सारी तरकीबें काम आ रही हैं। पंजाब में सूबेदारी का वक्त अब नजदीक आ रहा है। सरकार, चांद। हाँ, चांद। हीरा मंडी की चांद आज इकबाल के आंगन में कैसे उतर आई? सरकार, जब से इकबाल नाम के सूरज का दीदार हुआ, तब से होशो-हवास खो गए और तब से ये चांद हीरा मंडी में मजाक का बायस बनकर रह गई। मुझे सूरज कह रही हो, सुन के अच्छा भी लग रहा है, लेकिन तुम्हारा लाहौर से गुजरावाला हुजूर, आप तो इस कनीज को रोग लगाकर भूल ही गए। वो रोग जिसने लैला को दर दर की खाक छनवाई, वो रोग जो महबूब की मौत की झूठी खबर सुनकर जान निकाल लेता है, वो रोग जिसके लिए सोनी कच्चा घड़ा लेकर चिनाब में उतर गई। महफिल छूट गई, नाचना गाना छूट गया। इस रोग ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। माँ ने भी साफ साफ कह दिया, जिसका नाम लेके बैठी है उसके पास चली जा, फौरन ये घर छोड़ दे। बस आपको भूलना तो मुश्किल था, सो घर को छोड़ दिया और आपका पता लगाते लगाते यहाँ तक आ गई। रो मत चांद, तुमने तो मुझे अजीब उलझन में डाल दिया। नहीं नहीं मेरे सरकार, इश्क उलझन में डालता नहीं, इश्क तो उलझन से निकालता है। मेरा क्या है, आपकी जूती की खाक की तरह किसी कोने में पड़ी रहूंगी। आपसे दूर जाऊंगी तो मर जाऊंगी। नहीं नहीं चांद, ऐसी बातें मत करो। मेरे अंदर मजनू, रांझा और महिवाल जैसी खूबियां हैं, इसका तो मुझे पता ही नहीं था। तू तो मेरे दिल में उसी दिन उतर गई थी जिस दिन पहली दफा मैंने तुझे लाहौर में देखा था। चांद सरकार, आपने तो मेरी जिंदगी संवार दी। मैं तो घर का एक कोना ढूंढ रही थी, आपने तो मुझे दिल में जगह दे दी। उठो चांद, तुम अपनी पिछली जिंदगी की तरफ मुड़ के तो नहीं देखोगी ना? नहीं नहीं सरकार, उस जिंदगी को तो मैंने ऐसे निकाल फेंका है जैसे सांप अपनी कैंचली उतारता है। तुझे पता है तू क्या कर रहा है? आज की सबसे बड़ी रियासत के मालिक के साथ दुश्मनी। अरे पंछी भी जब उड़ान भरता है तो अपनी पंखों की ताकत को समझकर भरता है। उड़ान की मंजिल तो नहीं जानता, लेकिन पंखों की ताकत पर भरोसा है। अपने बुजुर्गों और
वाहेगुरु के आशीर्वाद पर भरोसा है। लेकिन पुत्र बेबे जी, लेकिन और अगर पर हमारे बुजुर्गों ने विचार किया होता तो सिख कौम आज यहां नहीं पहुंचती। हम सिख तो अंतर की आवाज को सुनते हैं और वही तो वाहेगुरु जी की आवाज है। वो जो कहता है हम करते हैं। और बेबे जी, और अंतर की आवाज ही तो हुक्म इलाही होती है। पुत्र, तू अपनी उम्र से बड़ी बातें कहां से सीखा? तेरे और बापूजी के खून से, उस माहौल से जिसमें मैं पलकर बड़ा हुआ। चल अब बैठ जा। गुरबाणी से। बेबे जानती है, जब भी मैं गुरबाणी सुनता हूं तो लगता है जैसे वाहेगुरु मुझे खुद अपनी गोद में बैठाकर इंसान और इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे हैं। बेबी, मुझे लगता है ये पाठ अगर दुनिया का हर इंसान पढ़ ले तो बहिश्त के ख्वाब देखने की जरूरत ही ना रहे। ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाए। बेबे, ओ बेबे जी, कहाँ खो गई? तेरी बातें मुझे महाराज की शरण में ले गई। जब तू पैदा होने वाला था तो सच्चे पातशाह मुझे एक सपना दिखाया करते थे। याद आ गया। कैसा सपना? जानती हूँ, तू गुरु महाराज की ज्योति की किरण है ना। गुरु तेरे अंग संग सहाय है, पर एक माँ होना, एक फिक्र बेबे? ओ, फिक्र यही ना कि तेरे रंजीते से कोई कुछ छीन ना ले। तो जिंदगी तो वाहेगुरु जी की अमानत है, वो चाहेगा तो जाएगी। और बाकी रही शरीर की बात, तो जो उन्हें लेना था उन्होंने बचपन में ही ले लिया। मेरी ये आंख है। अब तो बस वाहेगुरु की मेहर की तरफ देखता हूँ। देखा, तू अपनी बातों में ऐसा उलझा देती है कि माए से मिलने की याद ही नहीं रहती। हाय हाय। माई, तू बुढ़ी हो गई है। बुढ़ी तेरी माँ। अरे, तुझे छाती से लगाती हूँ ना तो मेरे कलेजे में ठंड पड़ जाती है। उम्र बढ़ जाती है तेरी दादी की। चल अब लेट भी जा, तेरे पैर दबाकर मेरे मन को भी सुख मिलता है। अरे, सुख मिलता है तो दबा लेना। माँ, एक बात तो बता। पूछ पुत्र। तू तो इन भंगियों को सालों से जानती है, क्या ये शुरू से ही दिल के काले थे? पुत्र, दिल का काला कोई बंदा नहीं होता। तेरे दादाजी और जस्सा सिंह आलूवालिया जी, जस्सा सिंह रामगढ़िया जी और हरि सिंह पंगी जी आपस में जान छिड़कते थे, अफगानों से डट कर लड़ते थे। जब अफगानों का डर नहीं रहा तो ये अपनी रियासत और ताकत के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे।
सोकरचकिए और तेरा रंजीता इनसे नहीं डरते, लेकिन ये तो मुल्क से गद्दारी पर उतर आए हैं। क्या कहा? हाँ, मुझे खबर है कि अफगानिस्तान के बादशाह को इन्होंने एक एलची के हाथों पैगाम भेजा है। क्या कहा? हाँ, मुझे लगता है बहुत बड़ी साजिश हो रही है। पुत्र, तू इन अफगानों से सचेत रहना। बागी शहजादे! शहजादे हुमायूं, तूने फतेह अली खान से अपने लिए रहम के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। चीते के हाथ से हिरन का बच निकलना मुमकिन है, मगर फतेह अली खान के हाथ से उसका दुश्मन निकल जाए नामुमकिन। वजीर फतेह अली खान, तुम्हारे हाथ में आने से बेहतर है मैं खुद मौत को गले लगा लूं। बागी शहजादे, अब ये फंदा शाह जमा के हुजूर में ही खुलेगा। चल! मुल्जिम हुमायूं पे ये इल्जाम है कि उसने अफगानिस्तान के शहंशाह शाह जमा के कत्ल की कई बार साजिश की है, अवाम में बदअमनी फैलाई है और अफगानिस्तान के तख्त के खिलाफ बगावत की है। मैं बागी नहीं हूं, मैं बागी नहीं हूं, मैं बागी नहीं हूं, मैं बागी नहीं हूं। मैं शाह जमा का छोटा भाई हूं। इतना सब कुछ कर चुके हो तुम और खुद को बागी नहीं भाई कहते हो। शाह जमा के दो भाई और हैं, शाह सूजा और शाह महमूद, लेकिन वो उनके पास उनकी कदम बोसी में है। तुम भाई नहीं बागी हो। अपना हक मांगना अगर बगावत है तो मैं बागी हूं। तलवार की नोक पे हक मांगता है। हक भीख की तरह नहीं मांगा जाता। मेरा वक्त खराब है, वरना आज मैं शहंशाह बन गया होता। बादशाह या तो पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं। बंदा परवर, जुर्म साबित हो चुका है। आप सजा में क्या दे रहे हैं? नहीं शाहजमा, मैं आपका छोटा भाई हूं। आप मुझे सजा नहीं दे सकते। पहले भाई ने बागी का चेहरा लगाया और अब बागी भाई का चेहरा लगा कर आया है। हमारे यहां बगावत की एक ही सजा है। हमारा हुक्म है कि बागी का सर कलम कर दिया जाए। नहीं शाह अफगान, क्या हुआ वजीर मोहतरम? ये तो सजा नहीं
मुआफी है। तो फिर आप ही कोई सजा तजवीज कीजिए। बंदा परवर, खता इन आंखों ने की और सजा इस सर को। कसूरवार है इसकी आंखें जो इस तख्त पे गड़ी है। सजा तो इन आंखों को मिलनी चाहिए और फिर इंसाफ का भी यही तकाजा है। इसकी आंखें निकाल ली जाएं। नहीं नहीं नहीं, वजह है आंखें निकाल ली जाएंगी तो ये देख नहीं पाएंगी और इससे सबकी आंखों को इबरत हासिल होगी और फिर कोई दोबारा बगावत करने की जुर्रत नहीं करेगा। शहंशाह, ये मत भूलना कि ये नाइंसाफी गुंबद की सदा है। जैसी टकराएगी वैसी ही लौटेगी। या अल्लाह, कैसा संगदिल भाई दिया हमें। भाईजान, आपकी रहमदिली के चर्चे तो पूरे अफगानिस्तान में हो रहे हैं। जिसका सर कलम करना चाहिए था, उसकी आंखें निकलवा कर उसे बख्श दिया। बादशाह को रहमदिल होना ही चाहिए महमूद। रहमदिली पर याद आया, एक और शख्स है जो आपकी रहमदिली का तलबगार है। कौन है वो? कोई अपने मालिक का खत पेश करना चाहता है। हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी? हिंदुस्तानी पर आप इतने संजीदा क्यों हो गए? शायद तुमने सुना नहीं कि कुत्ते की दुम को 12 साल नलकी में डालकर रखा गया और जब उसे निकाला गया तो वो टेढ़ी की टेढ़ी। हिंदुस्तान गद्दारों से भरा पड़ा है। हमें डर है कि कहीं उनकी यह बीमारी हमें ना लग जाए। खैर, बुलाओ उसे। मुख्तर में खत का मजमून बताओ महमूद। भंगी सरदारों का ये एलची भंगियों की तरफ से आपसे इमदाद मांगने आया। कोई रंजीत सिंह है जिसके खिलाफ भंगी आपको हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहे हैं। अपने सरदार से जाकर कहना कि उन्होंने जो हमें अपने मुल्क पर हमला करने की दावत दी है, हम उस पर गौर करेंगे कासिम। तुम अपने वतन लौट जाओ। फैसले की खबर तुम्हारे सरदार को भेज दी जाएगी। तुम जा सकते हो। कता कलामी की मुआफी चाहता हूं बादशाह सलामत, लेकिन बादशाहों की एक हाँ पर मुल्कों की, कौमों की तकदीर बदल जाती है। जो आपको दावत दे रहा है उसे आपकी फतेह का पूरा यकीन है। वो जानता है कि हम अफगान बहुत बड़ी ताकत हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपकी एक एलची को कही हुई हां लोगों के दिलों से हमारे खौफ, हमारी दहशत का कद छोटा कर दे।
याद रखिए, हम हिंदुस्तान जाएंगे, हमला करेंगे, लेकिन सिर्फ माला माल होकर लौटने के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली के तख्त पर अफगान झंडा फहराने जाएंगे। हमें ये लुटेरों का लक़ब पसंद नहीं, हम इसे हुकूमत का जामा देंगे। अब फतेह अली खान आपको शहंशाह हिंदुस्तान होने की दावत देता है। फिर तो आपने अच्छा ही किया बंगियों का दावतनामा लौटाकर, वरना हजारों रियासतों को कब्जे में लेने में बहुत खर्च हो जाता। हमने भंगी सरदारों का दावतनामा नहीं लौटाया, बंदा परवर उनके एक मामूली से कारिंदे को लौटाया है। सियासत में हैसियत और औकात के मोहरे बहुत सोच समझ के इस्तेमाल किए जाते हैं। वजीर मोहतरम, मैं औरों की तो नहीं जानता, पर बादशाहों की तकदीर लिखना आप बाखूबी जानते हैं। हमें अपने छोटे भाई महमूद की राय से पूरा इत्तेफाक है। आपने हमें सही वक्त पर एक नादानी करने से रोक लिया। भाई जी। लखपत, आओ आओ। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। माई जी, ये तोहफे देखने से लगता है किसी जश्न की तैयारी हो रही है। हाँ लखपत, बहुत बड़े जश्न की तैयारी हो रही है। आज सुबह मैंने रंजीत का मन टटोला था। आप ऐसे करो, आज ही ये सारे तोहफे बटाला पहुंचा दो और सदा कौर जी से कहना कि अब समय आ गया है कि मेहताब इस आंगन में उतर आए। ये तो बड़ी खुशी की बात है माई जी, और फिर इस सेवा के लिए आपने मुझे चुना, ये तो मेरे लिए भाग्य की बात है। लखपत, सुकर चकिया रियासत की पक्की बुनियाद में तुम्हारा भी तो लहू शामिल है। माई जी, मैं अभी कोई बंदा भेजता हूँ सरदार जी के पास, उन्हें खबर तो होनी चाहिए कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, अब तो शादी की तारीख पक्की करके ही आना। अपने पोते के बच्चे को गोद में खिला लूं, बस आगे वाहे गुरु जी की मर्जी। ये वो ही सरजमीन है, 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 जो अपनी यान शान से कदम कदम हसीन है।